हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे लैंड डिग्रेडेशन और सॉइल इरोजन। अब लैंड डिग्रेडेशन है, ठीक है, यानी कि क्वालिटी में कमी होना, नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर कमी होना। अब लैंड की क्वालिटी में कमी होना है अपना लैंड डिग्रेडेशन। तो पहली चीज़ बता रहा है, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड इज कॉज्ड बाय बायोटिक एंड अबायोटिक प्रेशर। ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के प्रेशर की वजह से लैंड डिग्रेडेशन होता है। ठीक है, कैसे होता है वो बताएंगे। ये बोल रहे हैं ना, बायोटिक अबायोटिक दोनों के प्रेशर की वजह, वो आगे बताएगा तुम। दूसरा, सॉइल इरोजन। पता है ना सॉइल इरोजन क्या होता है? एक हवा चलती है, ठीक है, उससे वो सॉइल की टॉप मोस्ट सॉइल जो होती है, टॉप मोस्ट सॉइल वो उड़ जाती है, जो फर्टिलिटी के लिए वो ज़रूरी होती है। ठीक है, अब टॉप मोस्ट सॉइल उड़ जाएगी, हट जाएगी, तो फर्टिलिटी कम हो जाएगी। तो टॉप मोस्ट सॉइल का हट जाना उसे सॉइल इरोजन बोलते हैं। अब हवा कौन सी? कोई छोटी मोटी हवा की बात नहीं कर रहे हैं। अब छोटा बच्चा बैठ के ऐसे फूंक मार रहा है, ठीक है, तूफान आता है, हवा चलती है बहुत ज़्यादा। फॉरेस्ट होगा तो तूफान आएंगे कैसे? हवा चलेगी कैसी? नहीं। तो फॉरेस्ट के कट करने से सबसे ज़्यादा बड़ा जो कारण है सॉइल इरोजन का, वो क्या है? फॉरेस्ट कट करना, डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, तो सॉइल इरोजन पढ़ते हैं छोटी कक्षा में। तो क्या लिखा है? लॉस ऑफ अपर लेयर ऑफ सॉइल, जो फर्टिलिटी के लिए ज़रूरी होती है। ठीक है, अब लैंड डिग्रेडेशन का मेन कारण क्या है? आओ कारण पढ़ते हैं, किस वजह से लैंड डिग्रेडेशन होता है। लैंड डिग्रेडेशन, सॉइल इरोजन समझ गए ना क्या होता है? लैंड की क्वालिटी का कम होना। तो लैंड हमारे खेती बाड़ी के काम आती है, ठीक है, तो अगर लैंड अपना ये काम अच्छे से ना करे, ठीक है, उसके अंदर ये क्वालिटी ना हो, तो उसको बोलते हैं लैंड डिग्रेडेशन। अब आओ कारण क्या है वो देखते हैं। पहला कारण, लॉस ऑफ वेजिटेशन अकरिंग ड्यू टू, सबसे बड़ा कारण है बच्चों डिफॉरेस्टेशन। बस इसमें टिक लगा लेना, डिफॉरेस्टेशन खत्म। दूसरा, एनक्रोचमेंट ऑफ फॉरेस्ट लैंड। एनक्रोचमेंट पता है क्या होता है? एनक्रोचमेंट का मतलब होता है अतिक्रमण। अतिक्रमण का मतलब होता है कब्जा कर लेना। ठीक है, हमने देखा भाई इसका कोई मालिक नहीं है, ज़मीन का कोई मालिक नहीं है, कब्जा कर लो। बच्चों इंडिपेंडेंस के टाइम में पता है क्या हुआ था? जब अंग्रेज़ गए थे ना, तो जब अंग्रेज़ गए, भारत से निकाले गए, तब कानून बनना शुरू हुआ। हाथों नहीं बन गया, मतलब अंग्रेज़ गए और कानून बना, ऐसा नहीं हुआ। कानून बनना शुरू हुआ, चुनाव वगैरह होना स्टार्ट हुआ। तब तक क्या था? कोई राजवाज नहीं था अपने यहाँ। तो लोगों ने आगे क्या किया? सारी ज़मीनों पे जितनी ज़मीन मिल रही थी कब्जा कर लिया। मतलब लोगों के पास इतनी ज़मीन हुआ करती थी कि उसको खुद को ही पता नहीं होता था मेरे पास कितनी ज़मीन है। और कुछ धुरंधर लोग इतने बड़े वाले, वो फॉरेस्ट पे भी कब्जा कर लिया, बोला फॉरेस्ट भी हमारे हैं। सरकार ने कहा वाह बेटा फॉरेस्ट भी तुम्हारे ही क्या, फिर तो रोड भी तुम्हारे कर लो, इसको भी क्यों छोड़ा है? गाड़ियों को आने जाने मत दो, बोलो हमारे रोड है, हम तो किसी को भी नहीं आने देंगे। इतने बड़े वाले फॉरेस्ट पे कब्जा करके बैठ गए। फिर तुमने पढ़ा होगा उसके अंदर चैप्टर नंबर 2 या 3, 2 के अंदर 2 में ही था शायद तुम्हारे। वो क्या करते हैं, वो आता है ना, वो टॉपिक क्या नाम है उस टॉपिक का? लैंड सीलिंग वगैरह। जैसे वो आए, इन्होंने रिफॉर्म लेकर आए सरकार, है ना, तो ये लोग क्या करते थे? सब पे कब्जा कर लेते थे। इसे बोलते अभी फॉरेस्ट लैंड पे कब्जा करके फॉरेस्ट को ख़त्म कर लेना और अपने रहने के लिए जगह बना लेना, इसे बोलते एनक्रोचमेंट ऑफ फॉरेस्ट लैंड, अतिक्रमण। एनक्रोचमेंट का मतलब होता है अतिक्रमण, कब्जा कर लेना। ठीक है, एनक्रोचमेंट ऑफेंस है बच्चों, ऑफेंस है। एनक्रोचमेंट कोई भी करेगा तो उसको कम से कम 6 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल की जेल हो जाएगी। साथ में जो फाइन है वो फाइन बहुत कम रखा है इन्होंने, 1000 से 5000 का रखा है। ठीक है, तो या तो फाइन देना पड़ेगा या जेल में रहना पड़ेगा या दोनों। गुस्सा आ गया सरकार को तो दोनों ही जाओ, कोर्ट दोनों सुना सकता है, फाइन भी और सज़ा भी। तुम्हें जेल में भी रहना पड़ जाएगा। सज़ा कितनी होगी? कम से कम 6 महीने और मैक्स टू मैक्स 2 साल। ठीक है, तो एनक्रोचमेंट को ऑफेंस बनाया गया है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के अंदर। पॉइंट नंबर सी, अनसस्टेनेबल फ्यूल वुड एंड फॉडर एक्सट्रैक्शन। फॉडर एक्सट्रैक्शन समझते हो? चारा वगैरह के लिए, चारे के लिए यूज़ करना। ठीक है, तो ज़्यादा चारे के लिए यूज़ की जाएगी ज़मीन को, तो उसके क्या होगा? लैंड डिग्रेडेशन होगा, फर्टिलिटी खत्म होगी। शिफ्टिंग कल्टीवेशन बनाई दिया कल, याद है ना? आग लगाकर पूरा उसको प्लान करना, वहाँ क्रॉप उगाना। ठीक है, तब तक क्रॉप उगाना जब तक फर्टिलिटी कम नहीं होती। जैसे फर्टिलिटी कमियाँ खत्म हो जाए तो फिर आती है फेलो स्टेज,
वहाँ पर उसको ऐसे ही छोड़ देते, फर्टिलिटी रिगेन करता है वो अपना ज़मीन, ठीक है, वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन। मल्टीपल क्रॉपिंग पता है किसी को क्या होता है? मल्टीपल क्रॉपिंग, हाँ बेटा, मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है? हाँ, एक ही पीस ऑफ लैंड पे अलग अलग क्रॉप की खेती बाड़ी करना, ठीक है, फार्मिंग करना, उसे बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। सिंपल है, नाम में मीनिंग है, ठीक है ना, मल्टीपल क्रॉपिंग। अब विदाउट रिप्लेनिशिंग सॉइल फर्टिलिटी, रिप्लेनिश का मतलब होता है रीगेन, रिफिल। सॉइल फर्टिलिटी रीगेन होने से पहले ही तुम लोग वापस फार्मिंग करना शुरू कर दो, उससे भी क्या होता है? लैंड डिग्रेडेशन। बच्चों, हर चीज़ को कुछ टाइम लगता है वापस अपनी कंडीशन में आने के लिए। जैसे कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़, मशीन हो, नेचर की दी हुई कोई भी चीज़ हो, इंसान हो। आज तुम लोग कुछ काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तुम थक जाते हो, तुम्हें ब्रेक चाहिए होता है ना। तुम 15-20 मिनट, आधा घंटा पढ़ ले तो तुम्हें ब्रेक चाहिए होता है, 10-15 मिनट का, थक गए, तुम एग्जॉस्ट हो गए। फिर दूसरी क्लास लगती है, फिर तुम्हें ब्रेक चाहिए होता है। स्कूल में कम, कोचिंग में ज़्यादा चाहिए होता है, पता है तुम्हें, थक जाते हो तुम लोग मेहनत कर करके। तो अब तुम लोग थकते हो, मशीनें थकती है, मशीनें भी थक जाती है ना। घर में कोई भी मशीनें तुम्हारे कंटिन्यू चलती रहेगी तो भी थक जाएगी, इसीलिए सबको रेस्ट देना पड़ता है। अब रेफ्रिजरेटर का नाम मत लेना, हमारे यहाँ तो चलता ही रहता है, बंद ही नहीं करते हम, ठीक है, सबको रेस्ट देना पड़ता है थोड़ा। अब इसकी बात कर ले ज़मीन की। अब ज़मीन को फार्मिंग के लिए तुम यूज़ कर रहे हो और कंटिन्यू कर रहे हो नॉन स्टॉप, तो क्या होगा? उसकी फर्टिलिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी, इसलिए उसको थोड़ा ब्रेक चाहिए अपनी फर्टिलिटी वापस रीगेन करने के लिए। तो अपन उतना टाइम भी नहीं देते उसको, उसकी वजह से क्या होता है? लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन समझ गए ना बच्चों? क्वालिटी में कम होना, लैंड की फर्टिलिटी को कम होना, उसे लैंड डिग्रेडेशन बोलते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट फायर कल ही बताया था। फॉरेस्ट फायर क्या होता है? आग वगैरह लग जाना, ठीक है, फॉरेस्ट में। उसका कारण भी बताया था। फॉरेस्ट में तो आग लगेगी लगेगी, सूखे पत्ते खिड़के गिर जाना, ठीक है, लकड़ियाँ वगैरह पे डायरेक्ट आग लग जाना, तो हीट ज़्यादा होती है तो आग लगती है, वो आग पूरा फॉरेस्ट पकड़ लेता है, ठीक है। ओवर ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग क्या होता है? हाँ बेटा, ये रहा ओवर ग्रेजिंग, ठीक है, भर भर के लिया है सबको, भेड़ बकरियों को खिलाओ चारा, ये ओवर ग्रेजिंग हो गया। ये फॉरेस्ट फायर। इम्प्रॉपर क्रॉप रोटेशन नया नाम आया। शिफ्टिंग कल्टीवेशन हो गया, मल्टीपल क्रॉपिंग हो गया, अब क्रॉप रोटेशन आया। क्या होता है क्रॉप रोटेशन, पता है किसी को? हाँ बेटा, क्या? हाँ, वेरी गुड। एक आया शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है, आग लगाना, थोड़ी देर के लिए रहने देना, ये वो सब। दूसरा आया मल्टीपल क्रॉपिंग, एक ही पीस ऑफ लैंड पर अलग अलग क्रॉप अपन ले रहे, इतनी पीस पर ये क्रॉप, इतनी पीस पर ये वाला क्रॉप। और एक होता है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है अभी इसका सीजन चल रहा है तो ये क्रॉप उगा दिया, फिर दूसरा सीजन आया तो दूसरे क्रॉप उगा दिया उसी ज़मीन पे, तो बार बार क्रॉप चेंज करते जा रहे हो, इससे भी ज़मीन की फर्टिलिटी कम होती है, ठीक है। और लास्ट, इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स। ये देखो पेस्टिसाइड वगैरह डाल रहे ताकि कीड़े वगैरह ना आ जाए। अब ये डाल तो रहे मगर इससे बहुत नुकसान होता है। केमिकल वगैरह का यूज़ करते हैं ये लोग, केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं और पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है बच्चों, वो खेत में पूरी ज़मीन की फर्टिलिटी भी कम होती है, वहाँ से होके जो भी कचरा पानी में मिलता है वो भी केमिकल वाला हो जाता है, ठीक है। और फ्रूट वगैरह, वेजिटेबल वगैरह जो तुम लेकर आते हो ना, खाते हो तुम लोग, वो भी केमिकल वाले होते हैं। इसलिए देखना आज के टाइम में पता है क्या होता है, किसी भी सीज़न में कोई सा भी क्रॉप मिल जाएगा, कुछ भी मिल जाएगा तुम्हें किसी भी सीज़न में। मैंगो में मिल रहा है, ठीक है, वो गर्मी के सीज़न में आता है, तुम्हें सर्दी में मिल जाएगा, ठीक है। सर्दी वाले जो क्रॉप वगैरह, वेजिटेबल वगैरह होते हैं तुम्हें गर्मी में मिल जाएंगे। तो ये सब किसकी वजह से? केमिकल की वजह से। हम लोग केमिकल का ही खाना खा रहे हैं, केमिकल का ही फ्रूट वगैरह यूज़ कर रहे हैं। मैंने तुम्हें फिर बोला था एक बात, वो तो अपन लोग शुरू से ढले ही इसमें है, ठीक है, अपन को मिले ही ये सारी चीज़ें केमिकल वाली, इसलिए अपनी बॉडी क्या हो गई उसके हिसाब से उसने अपनी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। कुछ हद तक नुकसान तो करती है बॉडी का। बच्चों इतनी हालत ख़राब है कि अगर इंसान सेहतमंद रहने के लिए वो दूध वगैरह पिए, ठीक है, अच्छा प्रोटीन शेक वगैरह बनाकर मस्त, तो दूध खुद जो आता है वो भी रियल नहीं होता। तो ये बताया था मैंने एक बार 11th क्लास में, दूध लेकर आए, उसमें से खुशबू आ रही थी ख़राब सी, कोकोनट, सड़ा हुआ कोकोनट की खुशबू, सॉरी खुशबू क्या, बदबू, सड़े हुए कोकोनट की बदबू आ रही थी उसमें से, ठीक है। और दूसरे दिन थोड़े टाइम बाद ही, 2 दिन के बाद ही आर्टिकल आया अखबार के अंदर
कौन था वो? सरस। आर्टिकल आया कि सरस वाले के यहाँ छापा पड़ा है। और दूध कैसे बना रहे हैं वो लोग? दूध पाउडर लेते हैं। दूध पाउडर क्या होता है? वो जो दूध बच जाता है ना, ठीक है, उसको डिहाइड्रेट करके ये लोग पाउडर बना लेते हैं, ताकि वो जो बचा हुआ दूध है वो काम में ले सके जब भी ज़रूरत पड़े। वो पाउडर बहुत पुराना होता है, पता नहीं कब का होता है, उसको यूज़ कर लेते हैं। कोकोनट ऑयल लिया, सड़े से कोकोनट को लेकर उसके ऑयल निकाल लिया, उसको मिला कर इन्होंने दूध बना दिया पूरा। बताओ, इंसान पी रहा है सेहत बढ़ाने के लिए, पता बड़ा पिक्चर बन रही है उसकी, तो सेहत की बजाय, ठीक है। कोई सेहतमंद रहने के लिए दूध पीने जाए और सेहत कम हो जाए, ख़त्म हो जाए बंदा, ऐसी हालत। फैक्ट बता रहा हूँ बच्चों, तुम सेहतमंद होने के लिए कुछ खा रहे हो, उल्टा असर कर रहा है, किस पे भरोसा करेगी? इतनी ख़राब हालत। अखबार में एक आर्टिकल आया था, एक लड़के ने ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू करी घर वालों से घर के, और उसके घर वाले खेती बाड़ी में ही थे। तो उससे पूछा, भाई तूने घर वालों से घर के ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू करी, तेरे घर वाले भी एग्रीकल्चर में ही है, खेती बाड़ी में ही है, तो पहली बात तो तुम जब खेती बाड़ी कर ही रहे हो तो घर वाले तुझे बोले क्यों, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए मना क्यों कर रहे हो? ठीक है। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग पता है क्या होता है? ऑर्गेनिक फार्मिंग में अपन केमिकल वगैरह का यूज़ नहीं करते, ऑर्गेनिक मैन्योर वगैरह का यूज़ करते, शायद तुमने पढ़ा ही होगा, इंडियन इको में ही आया होगा, है ना। अब उससे क्या होता है, जो भी तुम फ्रूट्स वेजिटेबल तुम्हें मिलेगा ना, शानदार क्वालिटी, टेस्ट में भी बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि उसमें खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, और टाइम पीरियड भी ज़्यादा होता है, जल्दी नहीं मिलता हो। ये लोग जल्दी के चक्कर में इंजेक्शन वगैरह भी लगा दिया करते हैं उसको। अरे मुर्गी से 2 अंडे 3 अंडे निकलवा लिया करते हैं एक की बजाय, इतने बड़े वाले इंजेक्शन देकर उसको, ठीक है। बहुत ख़राब हालत है। केमिकल, आजकल तो अपन केमिकल के नाम में कुछ भी मिल रहा है। तो उस लड़के की माँ का ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन में बोला गया कि आपकी माँ की बॉडी में बहुत ज़्यादा केमिकल पाया गया। लड़के ने, केमिकल कैसे मिलेगा, वो पॉसिबल ही नहीं मिल जाए, केमिकल कहाँ से आया? कोई थोड़ी कुछ बोतल मिली थी केमिकल की मम्मी ने। बाद में पता पड़ा भाई वो लोग खेती बाड़ी का उनका काम था, एग्रीकल्चर का, तो उसमें वो लोग केमिकल का यूज़ करते थे और अपने ही खेत के फल फ्रूट खाया करते थे। अब खुद ही केमिकल डाल रहे तो याद आ गया उनको। उसके बाद से कसम खा ली उस लड़के ने। तो घर वालों ने बहुत विरोध किया कि तू क्या काम कर रहा है, पागल है क्या? ऑर्गेनिक में कोई प्रॉफिट नहीं है, ऑर्गेनिक में टाइम बहुत लगता है, पैसा भी बहुत लगता है। इसलिए ऑर्गेनिक के खरीदने जाओगे ना तुम लोग, तो जो मैंगो 100 रुपये किलो मिल रहा है ना, ऑर्गेनिक में 150 या 200 रुपये किलो मिलेगा। नांदा में एक ऑर्गेनिक फार्मिंग का खेत है पूरा मामा, ठीक है, मस्त मिलते हैं फ्रूट वगैरह। कभी जाना हो तो बता देना मुझे, मैं तुम्हें बता दूंगा कहाँ मिलता है। मैंगो लाओगे ना वहाँ से, मैंगो ऐसे शानदार क्वालिटी के मिलेंगे, ये अपने लोकल मार्केट में तुम्हें कभी मिलेंगे ही नहीं, तुमने कभी खाए ही नहीं होंगे, इतने अच्छे मिलते हैं ऑर्गेनिक के। तो केमिकल का यूज़ करने से बताया ना क्या हुआ, फर्टिलिटी भी कम हुई, इंसान का भी नुकसान हो रहा है 2, और तीसरा वो पानी में जाके मिलता है ना तो वाटर पोल्यूशन भी करता है वो, ठीक है। अब आता है भाई हमारा ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन डिप्लेशन। बहुत ज़्यादा बड़ी इमेज हो गई। ग्लोबल वार्मिंग क्या आया? ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, एंड ओजोन डिप्लेशन। अब ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ना। तुमने देखा होगा कि पहले के टाइम पे, तुमने कहाँ से देखा होगा, शायद नहीं देखा होगा, पहले क्या अक्टूबर में सर्दी वगैरह पड़ जाया करती थी पहले के टाइम में। तुम तो शायद बहुत छोटे छोटे हुआ करते हो, अक्टूबर में सर्दी पड़ती थी, वो वहाँ घर वालों से पूछना। और अब और नवंबर में भी सर्दी के मानने पड़ रहे। अब तो नवंबर में भी ना पड़े, अभी देखो नवंबर आएगा, ठीक है। हमारी पुरानी वीडियो नवंबर वाली जो चलती है ना, मस्त आराम से पढ़ा दे उसके अंदर। नवंबर तक भी सर्दी के आते पते नहीं है, इतना टेम्परेचर बढ़ चुका है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ठीक है। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या है, टेम्परेचर का बढ़ना, और ये बढ़ता क्यों है, उसके रीज़न अपन पढ़ेंगे यहाँ। तो ये देखो, ऐसा ग्लोबल वार्मिंग ऐसे बता रखा है, ये हरियाली वगैरह है और क्लाइमेट शानदार है। यहाँ हमने इसको सबको हरियाली को हटा दिया, यहाँ हमने बिल्डिंग वगैरह बना दी है मस्त शानदार, ठीक है, और ये टेम्परेचर एकदम हॉट हो चुका है, ठीक है, जला के रख दे। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है डिक्शनरी मीनिंग ग्रेजुअल बट कंसिस्टेंट इंक्रीज इन द टेम्परेचर। बच्चों समझते हो, ग्रेजुअल धीरे धीरे बट कंसिस्टेंट। लाख रुपए के वर्ड है, तुम्हारे जीवन में अपना लिया ना तो बस नैया पार लग जाएगी तुम्हारी। कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चा जज्बाती हो जाता है,
अब तो मैं पढ़ूंगा क्या हो गया ऐसा, इन जो बच्चे ने मेरे को पीछे छोड़ दिया, सबसे आखिरी में आया क्लास में, सर ने मुझे डांट दिया, अब देखो मैं कैसे पढ़ता हूँ। ओ भैया पागल हो गया, एक दिन 2 दिन पूरा पढ़ लिया, सारे क्वेश्चन करके लिया सर देखो, उसके बाद से वापस पहले जैसा ढीठ ढबाड़ बोल। ठीक है, ऐसे नहीं। तुम्हारे अंदर जैसे अभी तुम लोग 1 घंटा पढ़ रहे हो, मान लो, ठीक है 1 घंटा पढ़ रहे हो, तो अब तुमने 1 घंटा 5 मिनट बढ़ाया या 10 मिनट बढ़ाया, ऐसा धीरे धीरे बढ़ा रहे हो। 5 मिनट बढ़ाकर देखा कि फॉलो कर पा रहे क्या हम इसको, कर रहे, फिर 5 मिनट या 10 मिनट और बढ़ाया। ऐसे नहीं 1 घंटा पढ़ रहे, मोटिवेट हो गए, सर ने कुछ स्पीच वगैरह दे दी, अब 2 घंटे पढ़ेंगे। अरे ऐसे नहीं, और 2 घंटे पढ़ तो लोगे, 3 घंटे पढ़ तो लोगे, 1-2 दिन की बात है। ऐसा फ़ायदा तुम्हें कभी नहीं करेगा। कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है। हम लोग कैसे बच्चों, पढ़ा तो पढ़ा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, ठीक है, पढ़ा तो पढ़ लिया 4-5 दिन, नहीं पढ़ा तो हफ्ते भी निकल गए, सुधी नहीं है हमें अपनी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, है ना। हफ्ते निकल जाते हैं, अपन बुक उठाकर भी नहीं देखते, फिर अचानक से टेस्ट आता है तो अपन जग जाते हैं, अरे यार ये क्या हुआ, क्या पढ़ाया था सर ने, ये पढ़ा दिया क्या चैप्टर। बच्चों को तो यही पता नहीं होता चैप्टर का, कौन से चैप्टर का टेस्ट है, नाम ही पता नहीं होता, पहले तो नाम याद करता है वो, अच्छा इसका टेस्ट है, ठीक है, छोटा मोटा नाम होता है तो ठीक है। अभी अगर इंडियन इको में नाम भी बड़े बड़े आते हैं, ठीक है, तो पहले तो नाम ही याद रखता है 1-2 दिन तक। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग में ऐसा ही होता है, क्या होता है, ग्रेजुअल बट कंसिस्टेंट इंक्रीज, टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता रहता है। किसकी वजह से बढ़ता है, ग्रीन हाउस गैस की वजह से। क्या है ग्रीन हाउस गैस, वो देखेंगे अभी। ये रहा बच्चों ग्रीन हाउस गैस, ये रहे, ये फ्रीज वगैरह से निकलता है, CFC वगैरह जो होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और नाइट्रस ऑक्साइड जो हमारी गाड़ियों से निकलता है, मीथेन जो काउडंग वगैरह से निकलता है, मीथेन जो काउडंग वगैरह से निकलता है, और फैक्ट्री वगैरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ये सब ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और CFC, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ग्रीन हाउस गैस विच क्रिएट ग्लोबल वार्मिंग आर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFC आर नॉर्मली यूज इन एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा। बच्चों रेफ्रिजरेटर का आविष्कार हुआ, AC का आविष्कार हुआ, हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो गई, ठीक है। AC चालू करने के बाद तो ऐसा लगता है जैसे कश्मीर में बैठे हो अपन, मस्त चिल्ड हो जाता है रूम। बच्चे बोलते हैं क्लास में भी AC लगाओ, क्लास में भी AC लगाओ, इस वजह से नहीं लगाया हमने। अब ध्यान से मेरी बात सुनो बच्चों, सॉरी बेटा सुन लो, पहले पढ़ लो, भावनाओं को बाद में निकालना क्लास के बाद। हाँ, तो ये CFC वगैरह क्या होता है, कूलिंग एजेंट होता है, CFC कूलिंग एजेंट। कॉपर का जो पाइप होता है इसमें लगा होता है, उसमें CFC फ्लोर होता है, ठीक है, हवा के कांटेक्ट में आते उसको ठंडा बना देता है। जैसे ही हवा इसके कांटेक्ट में आएगी उसको ठंडा बना देगा, कूलिंग एजेंट है CFC। अब फ़ायदा तो किया ना, एक बात याद रखना, टेक्नोलॉजी फ़ायदा तो करेगी। जैसे भी मोबाइल है, कितना फ़ायदा करता है, अपन कहीं भी किसी को कांटेक्ट करना हो, इमरजेंसी हो तो अपन हाथों हाथ कांटेक्ट कर पाते, ठीक है। और नुकसान तो तुम देख ही रहे हो क्या हो रहा है, ठीक है, देश का नुकसान। तो ऐसे रेफ्रिजरेटर और AC वगैरह फ़ायदे तो करते हैं, मगर वो CFC कंटेन करते हैं बहुत ज़्यादा, वो बहुत ज़्यादा CFC रिलीज़ करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, ये ग्रीन हाउस गैस बहुत बढ़ जाती है। अब देखो, ये देखना डायग्राम बहुत अच्छा बना रखा है, देखा, ये जो सन की रेस आती है ना, ये कुछ तो रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है वापस, कुछ रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है, कुछ ज़मीन उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, कुछ रेस को ज़मीन एब्जॉर्ब कर लेता है, और कुछ रेस जब जाने लगती है, ठीक है, तो ये गैस जो होती है ना ग्रीन हाउस गैस, ये इसको जाने से रोक देती है। ट्रैप का मतलब होता है रोक देना, कैद कर लेना, ठीक। तो ये गैस जो होती है ना ग्रीन हाउस गैस, ये जब रेस उससे टकरा दी ना तो वहीं रुक जाती है, ट्रैप हो जाती है, एनवायरनमेंट में रुक जाती है। इससे बहुत ज़्यादा हीट, गर्मी वगैरह पैदा होती है, ठीक है। इसलिए गांव वगैरह का क्लाइमेट थोड़ा अलग रहेगा सिटी वगैरह के क्लाइमेट के कंपेयर में। यहाँ पर भी बता रखा है, देखो, ये रिफ्लेक्ट हो गए, वापस चली गई, ठीक है, और ये रिफ्लेक्ट होके जब जाने लगी तो कुछ तो चली गई, और जो ग्रीन हाउस गैस है उसको रोक लिया और ट्रैप कर दिया, और इधर घूम रही है गैस। अब ये क्या करेगी, ग्लोबल वार्मिंग फैलाए, ठीक है, क्लाइमेट को बढ़ा देगी। अब क्या होगा उससे, द मेन फैक्टर डेट कॉन्ट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग आर बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। ग्लोबल वार्मिंग क्यों होता है, सबसे पहला बर्निंग ऑफ डिफॉरेस्टेशन, एनिमल वेस्ट एक्सेट्रा।
ग्लोबल वार्मिंग में कॉज अ राइज इन सी लेवल एंड ट्रॉपिकल स्टॉर्म। सी लेवल बढ़ जाता है, कैसे बढ़ जाता है बच्चों? वो ग्लेशियर वगैरह पिघल जाते हैं, ठीक है। फिर तूफान वगैरह भी आता है, ये तूफानों की तस्वीर है, ठीक है। साइक्लोन है बहुत बड़ा खतरनाक। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमने देखा कि ग्लेशियर्स वगैरह पिघलते हैं, पिघलने से सी लेवल बढ़ जाता है, साथ में तूफान वगैरह भी आते हैं। समझ गए ना अभी ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? अब ऊपर अपन ने दो टॉपिक पढ़ा था, एक ग्लोबल वार्मिंग और एक ओजोन डिप्लेशन। आ जाओ ओजोन दिखा दूं क्या होता है बच्चों। हमारे जो ऊपर होता है ना, जो तुम्हें दिखता है आसमान वगैरह, ठीक है, वो होता है ट्रोपोस्फेयर, उसके ऊपर एक होता है स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। ये देखो आसमान की ऐसे लेयर होती है। ट्रोपोस्फेयर जमीन से 12 किलोमीटर तक का होता है, फिर उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, बाहर में गए सारे फेयर, ठीक है। काम की बात करते हैं, ये जो है ना स्ट्रेटोस्फेयर, हमारी जो हवाई जहाज उड़ते हैं वो ट्रोपोस्फेयर से स्ट्रेटोस्फेयर तक जाते हैं, ठीक। अब ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है, यहाँ पर एक लेयर होती है, लेयर, ये रही लेयर दिख रही है, ये लेयर होती है ओजोन लेयर, ठीक है। अब ओजोन लेयर होती है, जो सन रेस आती है ना, तो ओजोन लेयर क्या करता है? सन, देखो मेरी बात सुनो, ये है हमारे, अरे सन नहीं है तो पता नहीं, ऐसे ही टाइम पास है। ये हमारी वो है, क्या बोलते हैं, सैटेलाइट, ठीक है। कोई पतंग मत समझ लेना, तुम इतनी दूर नहीं जाएगी वो। हमारा सन है ना, सन वो ओजोन लेयर के ऊपर से जो हमें रेस देता है, ये रहा डायग्राम, बताता हूँ मैं, ये रहा, ये सन जो हमें रेस दे रहा है ना, तो ये ओजोन लेयर है, ये ओजोन लेयर। तो यूवी रेस होती है सन के अंदर, यूवी अल्ट्रावायलेट रेस। तो जब ये ओजोन लेयर से होकर आती है ना, तो ये यूवी रेस हट जाती है उसमें से, ठीक है, और छान करके हमें सन की गर्मी, सन की रेस हमें देता है, यूवी को हटाकर, ठीक है। सन रेस के अंदर अल्ट्रावायलेट रेस भी होती है, लेकिन जब वो ओजोन के थ्रू आती है ना, तो उसको हटा करके वो हमें देता है। अब ये जो सारे कीटाणु हैं, क्लोरोफ्लोरो, मीथेन वगैरह कीटाणु, ये क्या करते हैं? ओजोन की वाट लगाते हैं, छेद कर देते हैं ओजोन, ठीक है, उनकी पिक्चर बना देते हैं। अब ये ओजोन में हो गया छेद भाई। अब ये सीधा, अगर ओजोन में छेद हो जाएगा तो यूवी रेस सीधी आएगी। अब यूवी रेस सीधी आ जाएगी अर्थ पे, तो अपनी पिक्चर बन जाएगी। सबसे बड़ा कारण यूवी रेस अगर सीधी अपने ऊपर आ जाए, ठीक है, सबसे बड़ा कारण होता है, और सबसे बड़ा जो इफेक्ट होता है उसका साइड इफेक्ट, वो होता है स्किन कैंसर, ठीक है। मतलब ये समझ लो स्किन कैंसर बहुत आम हो जाए, हर घर में तुम्हें एक बंदा मिल जाए इसको स्किन कैंसर की बीमारी हो, और पानी की जो वाटर बॉडीज है वो भी सब मर जाए, एनिमल को बहुत ज़्यादा हार्म हो, सब वाटर बॉडीज खत्म हो जाए, मर जाए, ठीक है, और एनिमल्स को भी बहुत ज़्यादा हार्म हो, तो इतना ख़राब होता है यूवी रेस। भला है ओजोन का जो ये अपन को फिल्टर करके देता है, रेस फिल्टर करके। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, अपन ने ज़मीन तो बांट ली, भारत का नक्शा बना दिया, भारत की ज़मीन है, ठीक है। क्या ओजोन बांट सकते हैं? क्या ओजोन में नक्शा बना दिया, भारत का ओजोन है, ठीक है, मस्त फटाके बोल रहे हो, ओजोन पे छेद कर रहे हैं। दूसरी कंट्री बोली क्या कर रहे हो भाई साहब, इंडिया वालों से बोले क्या कर रहे हो तुम, इतने फटाके वगैरह फोड़ रहे हो, पॉलिथीन वगैरह जला रहे हो, क्या कर रहे हो तुम? हम बोलेंगे हमारे ओजोन में छेद कर रहे हैं, तो तेरे ओजोन समाप्त, ऐसा होता है क्या? ठीक है, हम तो हमारे ओजोन में छेद करेंगे, ऐसा? अरे अपना पढ़ाया नहीं होता ओजोन में, ओजोन सबका हाँ एक ही है। तुम बोले मेरा प्राइवेट ओजोन है, ये तुम्हारा ओजोन है तुम्हारी कंट्री का, ऐसा नहीं होता। तो ओजोन डिप्लेशन क्या होता है? ओजोन डिप्लेशन समझ गए ना? ओजोन डिप्लेशन का मतलब होता है ओजोन लेयर के अंदर कमी आना, ठीक है। हिंदी में बोलो तो ओजोन में छेद करना, उसे ओजोन डिप्लेशन बोलते हैं। समझ गए बात? अब क्यों हो रहा है ये? पॉल्यूशन वगैरह की वजह से, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। और ओजोन सबका अपना प्राइवेट नहीं होता, इसीलिए क्या होता है बच्चों, सारी कंट्री मिलकर एक ट्रीटी साइन करती है, एग्रीमेंट साइन करती है। अब अपनी कंट्री ने दूसरी कंट्रियों से मिलकर कौन कौन से एग्रीमेंट साइन कर रखे, अपन उसके बारे में पढ़ेंगे। अब चलो पहले ये देख लो, ओजोन डिप्लेशन का मतलब होता है रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन की कमी होना, ठीक है। फिर क्या बोला? ओजोन डिप्लेशन इज मेनली द रिजल्ट ऑफ इंक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन ज्यादा होने की वजह से ओजोन डिप्लीट होता है, ठीक है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन डिप्लेशन कुड रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन, अब ओजोन डिप्लेशन से होगा क्या?
यूवी रेस आएगी सीधी, उससे क्या होगा, स्किन कैंसर होगा, आई प्रॉब्लम होगी, एंड कुड ऑल्सो हैव एडवर्स इम्पैक्ट ऑन प्लांट प्रोडक्टिविटी, फॉरेस्ट्री एंड नेचुरल इकोसिस्टम। ओजोन डिप्लेशन सबको ही नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है, पूरे इकोसिस्टम को और पूरे इकोलॉजिकल बैलेंस को हिला के रख देगा। अब ये पढ़े अपन ओजोन वगैरह के बारे में। अब इसके लिए अपन कुछ स्टेप ले रहे हैं क्या, तो स्टेप आगे आएंगे, उसके पहले तुम्हारी बुक में लिखे होंगे सारे। बच्चों ने क्या लिखा है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये पढ़ चुके अपन। अभी तक तुम लोग जो पढ़े ना वो सबका मिक्स करके यहाँ सारे पॉइंट दे रखे, ये तुम सब पढ़ चुके हो, बस मैं रीड कर करके बता दूंगा तुम। देखो अभी पढ़ के आए ना, इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड, ठीक है, तो ये पूरे चैप्टर के अंदर अभी तक जो तुम पढ़े हो ना, ये उसके पूरे पॉइंट्स बना रखे। कैसे होता है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेज का ज़्यादा यूज़ करना, ठीक है। दूसरा बच्चों, राइज ऑफ पॉपुलेशन, रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जहाँ बढ़ में आए वहाँ लिख के आ जाना, सबसे बड़ी बीमारी ही ये है, समझ गए, रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ठीक। हर चीज़ की प्रॉब्लम, पॉवर्टी आई उसमें भी तुमने यही पढ़ा होगा, अनएम्प्लॉयमेंट आया उसमें भी तुमने यही पढ़ा होगा, ठीक है। सरकार रोजगार देने जाती है, ठीक है, वो 10-20 हज़ार के लिए रोजगार निकालती है, अपन 60-70 हज़ार बच्चे निकाल देते, ठीक है, तो पूरा सेटलमेंट बैठता ही नहीं है। हर बार बेरोजगारी बढ़ती है, कम हुई नहीं है, पॉसिबल नहीं है कम हो जाए। बच्चे इतने ज़्यादा हो रहे भारत में, कम कहाँ से होंगे, हर एक सेकंड में 2 बच्चा हो रहे हैं बच्चे, समझे, भारत में हर एक सेकंड में 2 बच्चे होते हैं, बस 1 सेकंड हुआ 2 बच्चे हुए, 1 सेकंड हुआ ये 2 बच्चे हुए। चलो आ जाओ, रैपिड राइज ऑफ आवर पॉपुलेशन, तुमने देखा होगा आजकल मल्टी सिस्टम वगैरह चले, मल्टी वगैरह बनती है, ठीक है, फ्लैट के ऊपर फ्लैट, फ्लैट के ऊपर फ्लैट, सब फ्लैट लेते हैं। आज ज़मीन से और छत से मकान लेने जाए भाई, अपनी ज़मीन अपनी छत हो तो मिलना ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है, और कोटा जैसी जगह में तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। पहले अपन लोग ज़्यादा है और पढ़ने के लिए लोग भी ज़्यादा आ रहे हैं कोटा में, ठीक है। एजुकेशन सिटी बन चुका है, ये देखो एजुकेशन सिटी। आओ बच्चों, फास्ट स्प्रेडिंग अर्बनाइजेशन, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। याद रखो पॉपुलेशन आ जाए ना, सुनो बच्चों, सुनो 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 सुनो, पॉपुलेशन आ जाए तो गरीबी और बेरोजगारी को भी ले लेना, उसको कहीं को छोड़ रहे हो, ठीक। तो जहाँ जहाँ पॉपुलेशन चलेगा वहाँ वहाँ गरीबी, बेरोजगारी, मिसमैनेजमेंट ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मिसमैनेजमेंट कर रहे हैं अपन, ढंग से उसको यूज नहीं कर रहे। उसके बाद एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड ग्राउंड, पढ़ चुके हैं, सॉइल इरोजन अभी, एमिशन ऑफ पॉल्यूटेंट, इलिटरेसी, अनपढ़ता, सबसे बड़ी जड़ है अनपढ़ता, ठीक है, एंड इग्नोरेंस अबाउट नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल के बारे में, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उसके बारे में, रिन्यूएबल रिसोर्सेज उसके बारे में अपन को कोई जानकारी नहीं है, अपन को जैसे यूज़ करना होता है वैसे अपन यूज़ करते हैं, ठीक है। और इलिटरेसी सबसे बड़ा कारण, अनपढ़ता, ये सबसे बड़ा कारण है। इंसान पढ़ा लिखा होता है, समझदार बन जाता है और समझदारी से सोचता है, ठीक है, और पढ़ा लिखा नहीं होता, टाइम पास करता रहता है, बस सारे रिसोर्सेज को ख़राब करने को दे दो, बिगाड़ने को दे दो। अरे ये पैराग्राफ पढ़ लो लास्ट, इम्पैक्ट ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगल में हो।